जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आदिशक्ति वेब स्वाध्याय में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्वाध्याय का बुधवार का दिन, जब हम किसी महापुरुष के जीवन दर्शन को जानते हैं। तो आइए, हमारे लौह पुरुष जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल जी के जीवन दर्शन को परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से जानेंगे, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि है 15 दिसंबर को। तो उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके जीवन दर्शन को हम जानते हैं और आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। क्योंकि हम सभी ने देखा है कि सभी इतना तो जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के रूप में हम उनका नाम आता है, जिन्होंने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने उस पद पर रहते हुए देश की विषम परिस्थितियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देश की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखने में अपना एक एक क्षण समर्पित किया है। ऐसे राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखने वाले युग पुरुष के चरणों में हम नमन करके आज का स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। पेज नंबर 23, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यहाँ से हम पढ़ेंगे। आह्वान ले लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी रक्षते ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आवाहित देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे। ओम नमोऽस्तुमनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए पेज नंबर 23 से रीडिंग का क्रम शुरू करें। जी दीदी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर हम लोगों ने आज सुबह से हमारा पूरे दिन से जो भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग जान रहे हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारी रियासतों का, छोटे छोटे राज्यों का उन्होंने एकीकरण करा। इस तरह उन्होंने अपने इस अदम्य साहस से अपनी एक लौह पुरुष के रूप में पहचान बनाई। आगे जानते हैं हम लोग। पेज नंबर 23, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सेकंड पैराग्राफ। अब कांग्रेस के मुख्य नेताओं की दृष्टि में वह समय आ गया था जब उनको अंतिम रूप से स्वतंत्र होने का निश्चय करके अंग्रेजों से खुले तौर पर कह देना चाहिए था कि आप यहाँ से चले जाएं। जवान से तो इन शब्दों का कहना कोई कठिन काम न था और सभी उग्र राजनीतिज्ञ वर्षों से यही कह रहे थे। पर इस बार केवल मुंह से कह देने की बात न थी, वरन निश्चय किया गया था कि जो कुछ कहा जाए उसे कार्य रूप में परिणत किया जाए। इस संबंध में कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक जुलाई 1942 में हुई, उसमें देश को एक नया आदेश देने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसका सारांश था अंग्रेज चले जाओ। 1942 में एक्चुअल में हम लोग सभी जान रहे हैं कि अंग्रेजों को बहुत इजी नहीं था कहना कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, बल्कि
एक बरबस अब उन लोगों को मजबूर कर देना था। इस तरह से ये नीति बनाई गई। यद्यपि इस उद्देश्य को किस विधि से पूरा किया जाए इस संबंध में सब नेताओं के मनोभाव से एक न थे, तो भी वर्धा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया और यह निश्चय किया गया कि 9 अगस्त को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक करके इसकी पुष्टि कराई जाए और देश भर में एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया जाए जिसे सरकार संभाल न सके। नेताओं में से कुछ के मन में अभी तक अहिंसात्मक सिद्धांत की भावना काम कर रही थी, पर सरदार पटेल अब देशव्यापी क्रांति के लिए तैयार हो गए थे। उस समय देश का वातावरण ऐसा गर्म हो गया था कि किसी को यह भरोसा न था कि किस समय देश में शांति का दौर दरा हो जाएगा और किस समय सरकार का दमन चक्र चल पड़ेगा और सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं को युद्ध संबंधी ऑर्डिनेंस के अंतर्गत एक ही दिन गिरफ्तार करके जेल के खींचों में बंद कर दिया जाएगा। सरदार पटेल अपनी मानसिक स्थिति के कारण इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन का भी समय न खोकर वर्धा से लौटते ही अहमदाबाद की 1 लाख व्यक्तियों की विराट सभा में अपना संदेश कह सुनाया। जैसा कि हम लोगों ने सभी ने जाना कि ये बहुत सरल काम नहीं था कि हम अंग्रेजों को बोल दें चले जाएं, तो इसके लिए जो कमेटी हुई वर्धा में, और सबसे बड़ी बात कि उस समय जो हमारे गांधी जी का भी एक अहिंसात्मक चल रहा था आंदोलन कि हिंसा से हम लोग काम न ले, पर ये जो हमारे क्रांतिकारी जो हमारे आंदोलनकारी थे उसमें हमारे जो भी हम लोग सभी जानते हैं, पटेल, सभी का नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, पर सरदार पटेल, ये सब जितने भी थे हमारे क्रांतिकारी नेता, ये लोग सभी जानते थे कि शांति से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि शांति से जब हम कार्य करेंगे तो जो हमारी उत्साह है, हमारी प्रजा में उत्साह नहीं बना पाएगा। इस कारण सरदार पटेल ने एक निर्णय लिया कि ऐसा समय फिर नहीं आएगा कि आप मन में बह न रखें, किसी को यह कहने का मौका न मिले कि गांधी जी अकेले थे। जब वे 74 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए उसका भार उठाने के लिए निकल पड़े हैं, तब हमें भी समय का विचार कर लेना चाहिए। आपसे मांग की जाए या न की जाए, समय आए या न आए, किंतु अब आपके लिए कुछ पूछने की बात नहीं रह जाएगी। सन 1916 में रॉलेट एक्ट के विरोध से लेकर अब तक जितने भी कार्यक्रम हैं उन सबका समावेश इसमें हो जाएगा। टैक्स मत चुकाओ आंदोलन, कानून भंग और इसी तरह की दूसरी लड़ाइयों को जो सीधे रूप में सरकारी शासन के बंधन तोड़ने वाली है, उन्हें कांग्रेस अपना लेगी। रेलवे वाले रेले बंद करके तार विभाग वाले तार विभाग। सन 1916 में रॉलेट एक्ट के विरोध से लेकर अब तक जितने भी कार्यक्रम रहे हैं उन सबका समावेश इसमें हो जाएगा। टैक्स मत चुकाओ आंदोलन, कानून भंग और इसी तरह की दूसरी लड़ाइयों को जो सीधे रूप में सरकारी शासन के बंधन तोड़ने वाली है, उन्हें कांग्रेस अपना लेगी। इसी तरह रेलवे वाले रेले बंद करके, तार विभाग वाले तार विभाग बंद करके, डाक खाने वाले डाक का काम बंद छोड़कर, सरकारी नौकर अपनी नौकरियां छोड़कर और स्कूल कॉलेज बंद करके सरकार के तमाम यंत्रों को स्थगित कर दिया जाए। यह लड़ाई इसी किस्म की होगी। इसमें आप सब भाई साथ दीजिए, इसमें आपका हार्दिक सहयोग होगा, तो यह लड़ाई थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएगी और अंग्रेजों को यहाँ से चला जाना पड़ेगा। काम करने वालों को सरकार पकड़ भी ले तो हर एक हिंदुस्तानी अपने आप को कांग्रेसी समझे और उसी तरह अपना फर्ज अदा करे। अगर वह पुकार होते ही लड़ने को तैयार हो जाए तो स्वतंत्रता हमारा दरवाजा खटखटाते हुए आकर खड़ी हो जाएगी। यह हमें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया कि किस तरह अहमदाबाद में उन्होंने सभा को संदेश अपना सुनाया कि हमें किस तरह से कार्य लेना है। इन बातों को सरदार पटेल ने कई सभाओं में दोहराया और इस प्रकार अपने साथियों और अनुयायियों को आगामी देशव्यापी विद्रोह का संकेत देकर वे 1 अगस्त को ही बम्बई चले गए और वहां उन्होंने चौपाटी पर सार्वजनिक सभा में अपने अहमदाबाद वाले संदेश को और भी संक्षिप्त और स्पष्ट करते हुए कहा। अब आगे उन्होंने एक बार मुंबई में दोबारा उन्होंने इस तरह की सभा को संबोधित करा, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे जिस तरह से सरकार के जो भी कार्य बंद हो जाएंगे तो उसका जनता पे जो असर पड़ेगा उसके लिए हम लोग सभी तैयार रहें। आपको यही समझकर यह लड़ाई छेड़नी है कि महात्मा गांधी और सभी वरिष्ठ नेताओं को पकड़ लिया जाएगा। गांधी जी को पकड़ा जाए तो आपके हाथ में ऐसा करने की ताकत है कि 24 घंटे में ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त हो जाए। आपको सब कुंजियां बात दी गई हैं, उनके अनुसार अमल कीजिए। सरकार का शासन चलाने वाली अगर सभी लोग हट जाएं तो सारा शासन भंग हो जाएगा। इस तरह उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट बता दी कि हम लोग सरकारी जो शासन हम पे चल रहा है उसको हम किस तरह से हम लोग
जिससे से हम लोग कह सकते हैं कि उसमें बीच में बाधा डाल सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें बताया कि जब हम लोग इस तरह से कार्य करेंगे तो जितने भी सरकारी सेवाएं उसमें बाधा पड़ेगी और ब्रिटिश सरकार एक टाइप से हिल जाएगी और उनका शासन समाप्त भी हो जाएगा। 7 और 8 अगस्त की कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में तो गांधी जी के अंग्रेजों चले जाओ के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरदार पटेल ने जो कुछ कहा वह एक प्रकार से अगले दिन 9 अगस्त से आरंभ होने वाले विद्रोह का श्री गणेश करना ही था। उन्होंने कांग्रेस के अहिंसा सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा, लड़ाई के समय हमारा कार्यक्रम हमेशा गांधी जी ने तैयार किया। जब तक वे बैठे थे जो भी हुक्म वे देंगे हम वह मानेंगे, नरम हो या गरम, जो भी वे कहे वही करना सिपाहियों का काम है। हमें बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं, हुकूमत का तरीका सबको मालूम है, वह सबको पकड़ेगी। बहुत सी सूचियों और ऑर्डिनेंस तैयार किए गए हैं और तैयार किए जाएंगे। वह तो पिछली लड़ाइयों के समय से दफ्तरों में तैयार रखे थे, उनमें नई बात क्या है। अगर हमें अपनी जिम्मेदारियां सोच लेनी है, समझ लेनी है, जब तक गांधी जी मौजूद है तब तक वे जो हुक्म दे, जो हिदायत जारी करे, एक के बाद एक जो कदम उठाने को कहे वही उठाना है। न जल्दबाजी की जाए न पीछे रहा जाए। हर एक व्यक्ति को आज्ञा और अनुशासन का पालन करना है। लेकिन मान लीजिए सरकार ने ही कुछ किया, सबको पहले से ही पकड़ लिया गया, तो क्या किया जाए। ऐसा हो अगर सरकार गांधी जी को पकड़ ले तो ऐसे मौके पर कदम कदम की बात नहीं हो सकती। फिर तो हर एक हिंदुस्तानी का जिन्होंने इस जन देश में जन्म लिया है उन सबका यह फर्ज होगा कि अपने देश की आजादी तुरंत हासिल करने के लिए उसे जो सूझे वह वही कर डाले। जो यहाँ बैठे हैं वे सब इतनी बात यहीं से लेते जाएं कि जब तक गांधी जी हैं वे हमारे सेनापति हैं, परंतु वह पकड़े जाए तो किसी की जिम्मेदारी किसी पर नहीं रहेगी, सारी जिम्मेदारी अंग्रेजों के सिर पर रहेगी। अराजकता की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर रहेगी। अराजकता का डर भी अब देश को नहीं रोक सकेगा। यहाँ पर दीदी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सभी भावों को समझ रहे हैं कि किस तरह अपने उस समय की प्रजा को बार बार समझाया जा रहा था कि देश को स्वतंत्र कराना खाली नेताओं का कार्य नहीं बल्कि प्रत्येक एक एक व्यक्ति का है। जैसे कि आज हम लोग सभी जा रहे हैं कि अपने देश के लिए हमें सभी को कार्य करना चाहिए। तो वो यहाँ पर हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो पूरी जनता को इंगित करके यही समझा रहे हैं कि बाद की जो परिस्थितियां वो मैंने समझा दी है, सारे नेता पकड़े जाएंगे पर उस समय हम सबको जिसको जो समझ में आए वो कार्य हमें कर लेना चाहिए। और दीदी आप अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा। अखबारों के साधारण पाठक सन 1942 के विद्रोह के समय समझते थे कि ये दुर्घटनाएं नेताओं की गिरफ्तारी से उत्तेजित होकर की जा रही हैं, पर सरदार पटेल के ऊपर दिए गए उद्गार साफ बतलाते हैं कि विद्रोह की योजना पहले ही निश्चित कर ली गई थी और सभी नेताओं का उसका पता था, पर सरदार पटेल तो उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उनको आगामी सप्ताह में ही होने वाली तोड़फोड़ और घोर अशांति का अच्छी तरह पता था। उन्होंने अपने अहमदाबाद के भाषण में जो रेल, तार, डाक आदि के बंद हो जाने का संकेत किया तो लोगों ने भी विद्रोह के पहले ही दिन इन्हीं को रोकने की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपने भाषण में रेल, तार, डाक आदि के बंद हो जाने का जो संकेत किया तो लोगों ने भी विद्रोह के पहले ही दिन इन्हीं को रोकने की व्यवस्था की। उस दिन समस्त देश में सैकड़ों स्थानों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गई, तार काटे गए और डाकखाने जलाए गए। जनता के बड़े बड़े दलों ने अनेक कस्बों और छोटे नगरों के कलेक्टरों के कार्यालय और खजानों पर हमला किया और बहुत से स्थानों में 2-4 दिन के लिए अपनी सरकार भी कायम कर दी। पर सरदार पटेल को अपनी जनता की शक्ति का पूरा अनुमान था, इसीलिए उन्होंने गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही कह दिया था, बस हमारी क्रांति 7 दिन की होगी, इसमें जो कुछ कर सकते हैं मैं बड़ी तेजी से कर डालो। अब जैसा कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था सरदार पटेल भाई ने, तो उन्होंने जो उन्होंने कहा वो उस समय वैसा ही हो गया था। क्या आगे बता रहे, क्या यह एक आश्चर्य की बात नहीं है कि देश को स्वतंत्र कराने का इतना बड़ा काम एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसका स्वास्थ्य नष्ट हो चुका था, आंतरिक अंगों में खराबी आ जाने से जो सदैव रोगी बने ही रहते थे। अहमदनगर के जेल खानों में भी वे अपने जीवन से निराश थे, हमेशा परहेज करते रहने की जिंदगी उनको पसंद नहीं आती थी, तो भी देश के खातिर वे सब कुछ चुपचाप सहन करते रहे और उसी रोगी शरीर का भार ढोते हुए भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने का सर्वोच्च कार्य पूरा कर गए। यहाँ पे इस पैराग्राफ से हमें यही पता लग रहा है कि
अपना बाद का जो समय था उनकी काया उनकी बिल्कुल स्वस्थ नहीं रही, पर उसके पश्चात भी उन्होंने देश के लिए, परमार्थ के लिए ही अपना कार्य किया। महापुरुषों का यही लक्षण होता है कि वे परमार्थ के लिए स्वार्थ को छोड़ सकने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। जानकार लोगों का कहना है कि यद्यपि कांग्रेस कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से अंग्रेजों चले जाओ वाला प्रस्ताव पास किया था, पर आपस के वाद विवाद में मौलाना आजाद, डॉक्टर सैयद महमूद और आसफ अली की राय यह थी कि महात्मा गांधी और कांग्रेस को यह आंदोलन आरंभ नहीं करना चाहिए था। नेहरू और पंत जी भी कुछ अंशों में इस मत के समर्थक थे। इन लोगों का कहना था कि इस प्रकार के आंदोलन से अमेरिका और चीन, जो भारत को स्वतंत्र किए जाने के पक्ष में है, हमसे सहानुभूति न रखेंगे। वे हमारे इस कार्य को इस निगाह से देखेंगे कि मानो हम युद्ध प्रयत्नों में बाधा डाल रहे हैं और इस प्रकार हिटलर की सहायता कर रहे हैं। पर सरदार पटेल का मत इसके विपरीत था। वे अंत तक 1942 के अंग्रेजों चले जाओ का आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करते रहे। दीदी, इसमें कुछ समझाएं क्या? ये हम सभी को अच्छे से क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरदार पटेल थे वो अपना अंग्रेजों चले जाओ का जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा वो उस पर अच्छी तरह से डटे रहे। उन्होंने जो कांग्रेस ने बोला कि हमें इस जो यहाँ पे बताया गया कि महात्मा गांधी या कांग्रेस को यह आंदोलन, उन्होंने कहा कि यह अभी आरंभ नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग इसमें समर्थक थे, कुछ लोग इसमें समर्थक नहीं दे रहे थे, तो इस कारण वो लोग इस कार्य को मना भी कर रहे थे। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारा बार बार इस चीज का समर्थन किया कि हमें अंग्रेजों चले जाओ का जो आंदोलन है वो हमें, इसका समर्थन हमें सभी को करना चाहिए। अब है आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। दीदी मैं लेती हूँ। मैं ले लीजिए, फिर आप ले लीजिएगा अगर मैं नहीं ले पाऊँ तो। जी दीदी। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। जी दीदी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल ने जितने महत्वपूर्ण कार्य किए, उनका महत्व देश के किसी अन्य नेता के कार्यों से न्यून न था, पर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात कांग्रेस के सामने जो परीक्षा की घड़ी आई कि वह शासन संचालन कर सकने की योग्यता रखती है या नहीं, उस समय लोगों ने उनकी वास्तविक शक्ति और योग्यता का अनुभव किया। पाकिस्तान के बनते ही वहां के हिंदुओं पर जो आपत्ति आई और लाखों व्यक्ति घर बार छोड़कर प्राण बचाने के लिए भारत में चले आए, उनकी सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करना एक बड़ी विकट समस्या थी। एक तरफ देश में जगह जगह हिंसा और खून खराबी का तांडव हो रहा था और दूसरी ओर लाखों बेघर बार के व्यक्ति स्त्री बच्चों को लेकर नगर की सड़कों पर पड़े थे। चारों तरफ भयंकर और निराशापूर्ण दृश्य दिखाई पड़ रहे थे और लोग सोचने लगे थे कि इससे तो अंग्रेजों का राज्य ही अच्छा था। पर सरदार पटेल, जिनके ऊपर गृह विभाग के मंत्री की हैसियत से इन सब समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी थी, जरा भी न घबराए और उन्होंने अपने अदम्य साहस और विलक्षण बुद्धि से कुछ ही दिनों में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करके देश को प्रगति के मार्ग पर गतिशील कर दिया। जो पंजाबी बंधु शरणार्थी के रूप में एक भार की तरह प्रतीत होते थे, वे ही थोड़ी सी आवश्यक सहायता और साधन मिल जाने पर पुरुषार्थी के रूप में परिवर्तित हो गए। दूसरी काली घटा देशी रियासतों की तरफ से उठी, जहां सभी अपने को खुद मुख्तार समझने लगे थे। वास्तव में अगर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भी भारत पूर्ववत 700 हिस्सों में बटा रहता तो स्वतंत्रता का मूल्य बहुत ही कम हो जाता और वे रियासतें कदम कदम पर देश की प्रगति में रोड़ा अटकाने वाली ही सिद्ध होती। पर सरदार ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि 1 वर्ष के भीतर ही
अधिकांश रियासतें स्वेच्छा से भारतीय संघ में विलीन होकर उसका एक उपयोगी अंग बन गए। तो अब ये बहुत प्यारी चीज हम लोग समझ रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं था। हम लोगों ने मूवीज इतनी देखी, बचपन से ये सब सुनते चले आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, 200 साल रहे, मुगल रहे और पहले और भी लोग आए, यवन आए। इन्होंने अक्सर ये कहानियां हम सुनते आ रहे आक्रमणों की, और भारतीय संस्कृति का अपना वर्चस्व हमेशा से खड़ा रहा। लेकिन ये जो स्थिति थी अंग्रेजों के चले जाने के बाद की, उनके चले जाने, उनका भारत को छोड़ देने का ये सारा संग्राम हो गया, खत्म हो गया। अब सत्ता भारतीयों के पास आई तो कितनी विकट परिस्थिति थी, और सबसे बड़ी विकट परिस्थितियां दो थी। एक तो ये जो शरणार्थी आ रहे थे, कल्पना नहीं कर सकते हम लोगों की कल्पना से बहुत परे की बात है कि जिस समय शरणार्थी आए थे, मम्मी लोग बताते हैं कि कैसे बेचारे वो लोग एक ही पेटीकोट को पहने हुए कैसे स्नान करते थे, कैसे राख से बर्तनों को पोंछ के रखते, कितनी खराब स्थिति थी। और अगर आप लोगों में से अभी यहाँ कोई सिंधी हो, तो जितने भी सिंधी कॉलोनीज बनी, ये सब शरणार्थी उनके जो पूर्वज थे। अच्छा, इन लोगों से पूछो, मेरी फ्रेंड्स बहुत हैं जो सिंधी है, बचपन से सिंधी कॉलोनीज वगैरह में मैं गई हूँ, हमारे यहाँ तो था, तो वो लोग बताते हैं कि उनके पूर्वज पाकिस्तानी थे। अच्छा, सिंधी लिखी भी जाती, देखो तब उर्दू की तरह लिखी जाती है सिंधी भाषा। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि ये लोग जब आए थे, आप लोगों ने अगर कुछ मूवी देखी होंगी, एक बहुत अच्छी मूवी बनी थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा उसका नाम, हवेली राम करके उसमें वो कलाकार का नाम था, और हम लोग था, शायद हम लोग सीरियल था या क्या, जिसमें मैंने बचपन में देखा था। तो वो अगर आप लोग किसी को याद हो तो बताना। ये आए थे, सीरियल ही था दीदी, हाँ है ना। तो उसमें शरणार्थी वाली स्थिति, मतलब बचपन में हमने देखा था, तो दिमाग में वो बैठा हुआ कि वो लोग कैसे, और ऐसी बहुत सी मूवीज बनी। एक मूवी बनी इसकी क्या नाम है, नाम भूल जाते हैं आजकल हमको ना, वाजपेयी है, कौन कलाकार है, मनोज बाजपेयी मुसलमान बना है उसमें, और उर्मिला मातोंडकर हिंदू बनी है, और उसकी शादी, उसका विवाह एक राम नाम के लड़के से पक्का हो जाता है। उसमें गजल है जगजीत सिंह की। वो मूवी में भी दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो बंटवारा हुआ, तो कैसे पाकिस्तान से सब लोग, कैसे पाकिस्तान में लोगों के घरों पे कब्जा कर ले रहे हैं, शरणार्थी इधर से उधर से इधर जा रहे हैं। कैसे कई पिक्चर अपन लोगों ने देखी होंगी जिसमें ट्रेन कटी। तो ये स्थिति को फिल्मों में देखना एक बात थी, लेकिन वास्तव में जिन्होंने इसको, फिल्म में तो 2-3 घंटे की, इसमें आधा घंटा का सीन होगा, हम लोग उसको कल्पना नहीं कर सकते। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव के प्रवचनों में आता है कि बेटा हमेशा तैयार हो, कब क्या कौन सी परिस्थिति आ जाए। इसलिए तो हम लोग को गुरुदेव ऐसी तैयारी करवाते रहते हैं समय समय पर। आज ये जो कैंप लगा, बैरागी कैंप में सब लोग आ रहे, उसकी स्थिति को तुम्हें शरणार्थियों जैसी स्थिति, मान लो कल को हमको जरूरत पड़ जाए, क्या पता वो ठाठ बांटते रहते थे लोग, जो मुसलमान थे, जो हिंदू थे, जिनको इधर मार काट ये वो सब सहन करना पड़ा। तो विपरीत परिस्थिति किसके जीवन में कब आ जाए पता नहीं, इसलिए हमेशा तैयार रहो। ये जो कैंप वगैरह में मेरा बहुत मन करता है वैरागी कैंप। अभी तो ठंड इतनी ज्यादा है, आज इतनी ज्यादा ठंड है, 6 डिग्री टेम्परेचर तो मैंने सवेरे पानी में देखा। तो हालत तो इतनी खराब है यहाँ की अभी इस समय, ठंड वाली, लेकिन लोग रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं। बैरागी कैंप कल जाएंगे हम न्यू ईयर पर, तो आज आखिरी दिन है हमारा 2025 का, और इतनी ठंड आज की कि मैं क्या बताऊं। हरिद्वार क्षेत्र में और बैरागी कैंप में वहां पे लोग रह रहे हैं, और अच्छी व्यवस्था करी है। व्यवस्था करने वाले भी तो बेचारे कर रहे हैं ना, अभी तो इनिशियल स्टेज, जब लोग आना चालू होंगे तब की तो बात ही अलग हो जाएगी।
तो गुरुदेव क्या करवाते हैं, हम लोग को एहसास कराते हैं कि बेटा देखो कैसे लोगों ने सहन किया होगा, और तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त है ना वो बहुत इजीली नहीं प्राप्त है, उसमें ना जाने कितने महापुरुषों का कितना तप त्याग लगा है। तो ये हमको समझना है कि उस समय की ये जो दो विकट परिस्थिति, और राजा रजवाड़े वाले अपनी ऐंठे पड़े थे, उनको इकट्ठा कर, नहीं तो भारत तो टुकड़े टुकड़े में, ये स्टार्टिंग में भी यही सब बातें आई और अब एंड में भी वही बात गुरुदेव समझा रहे हैं। मैं आगे पढ़ना शुरू करती हूँ। तो ये संभाला सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, आगे पढ़ रही हूँ कि गांधी जी की हत्या उस युग की सबसे अधिक सनसनी की घटना थी। कुछ लोगों ने उसके संबंध में सरदार पटेल पर भी दोष लगाया कि उन्होंने गांधी जी की रक्षा में अकर्मण्यता दिखलाई। कुछ लोगों ने घुमा फिराकर यहाँ तक शंका प्रकट की कि श्री पटेल ने जानबूझकर ऐसी घटना हो जाने दी। हे राम! पर जो लोग गांधी जी और पटेल के संबंधों को जानते थे और उनके मनोभावों से परिचित थे, उन्होंने इस प्रकार की आशंका को भी शत्रुओं का कार्य बतलाया। इसमें एक भेद की बात यह थी कि पटेल हिंदुत्व के समर्थक अवश्य थे और जवाहरलाल जी नेहरू असांप्रदायिकता के जरूरत से ज्यादा, देखो ये ध्यान देना, जरूरत से ज्यादा पक्षपाती हो जाते थे। इससे इन दोनों के शासन संबंधी मामलों में कुछ मतभेद बना रहता था। अनेक अवसरों पर मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य, जिनमें मौलाना आजाद और हुमायूं कबीर का नाम लिया जाता है, इस मतभेद को बढ़ाने और प्रधानमंत्री को अपने अनुकूल करने की चेष्टा करते रहते थे। ऐसे ही लोग और उनके दल वाले सरदार पटेल पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में तरह तरह के आक्षेप लगाकर उनके महत्व को घटाने की चेष्टा किया करते थे। पर जनता में सरदार का इतना अधिक प्रभाव था कि कोई उनका कुछ बिगाड़ न सका। इधर सरदार को किसी प्रकार के मंत्री पद की कुछ परवाह भी न थी। उनकी खरी देशभक्ति और साहसपूर्ण कारनामों ने उनको इतना लोकप्रिय बना दिया था कि वे जिस स्थिति में रहते, देश पर उनका प्रभाव अद्वितीय रूप में बना रहता। जब उन्होंने कुछ लोगों को अपने विरुद्ध जवाहरलाल जी के कान भरते देखा, तो उसी 30 जनवरी सन 1948 को, जिस दिन संध्या के 5 बजे गांधी जी की हत्या की गई, दोपहर के समय गांधी जी से भेंट की थी और अनुरोध किया था कि वे उनको मंत्री पद से त्याग पत्र देने की अनुमति दे दें। उनकी यह बात सुनकर गांधी जी ने उनके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा, पहले मेरा विचार होता था कि नेहरू और पटेल में से कोई एक मंत्रिमंडल से पृथक हो जाए, पर अब स्थिति को देखते हुए मैं इस दृढ़ निश्चय पर पहुंचा हूं कि मंत्रिमंडल में दोनों का रहना आवश्यक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी मुझसे जोर देकर कहा था कि राष्ट्रहित की दृष्टि से दोनों का रहना अनिवार्य है। मैं आज प्रार्थना के पश्चात इसी विषय पर भाषण करूंगा, पर उनको उस संबंध में कुछ कहने का अवसर ही न मिला, क्योंकि प्रार्थना सभा में घुसते ही एक आतताई ने उनको गोली मार दी। श्री पटेल ने बातचीत के अंत में गांधी जी का आग्रह देखकर यह वचन दे दिया था कि वे मंत्री बने रहकर नेहरू जी को सदा पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। तो हमको ये पूरा समझ में आया। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज और एक और खुशखबरी देना चाहूंगी कि हमें एक टूल मिला है। AI टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, गूगल का एक टूल है, जिसके माध्यम से हम समरी निकाल सकते हैं। जो मैं चाह रही थी कि आप लोग करें, मैं करूं, लेकिन हम इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि तुम लोग नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं बेटा, ईंट गारे पत्थरों से। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो
मेच्योर वर्जन आया, उसमें बहुत ही प्यारी समरी करने की क्षमता है। तो ये गूगल ने निकाला है और मैंने क्या, हमारी टीम ने, हमारे जो भैया हैं शांति कुंज के, हम लोगों ने आईटी टीम में मिल करके हम लोगों ने आज इस पर काम किया और सरदार पटेल की भी समरी निकाली। ईसा मसीह से स्टार्ट हुआ, ईसा मसीह की निकाली थी और कई बुक्स भैया ने निकाले हैं, कई बनाए हैं और ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। सारी किताबों की एआई के माध्यम से बहुत ही प्यारी समरी बन रही है और आगे अपनी कोशिश ये रहेगी कि वो समरी अपन जितना अधिक से अधिक हो सके सारी बना करके, जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसके पहले ही हम उसकी समरी को यूट्यूब पर डाल देंगे ताकि और भी लोगों को हम इनवाइट कर सके कि डिटेल में पढ़ना है, पुस्तक को पूरी डिटेल में पढ़ना है तो आप वेब स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पहले आज आप लोग सुनना, उसमें बहुत ही प्यारे ढंग से ये पूरी समीक्षा करी हुई है। तो यहाँ पर अभी यही समझ में आया कि सरदार पटेल उस समय जब गांधी जी की मृत्यु थी उनके ऊपर दोष तक ही लगाया जा रहा, जबकि वे गांधी जी से पर्सनली मिले थे उनकी डेथ के पहले और वो छोड़ भी देना चाह रहे थे लेकिन नहीं छोड़ा। और मेन बात जो हमको गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि वे गांधी जी के प्रति उनका बहुत सम्मान था। गांधी जी, आगे पढ़ रही हूं मैं, पेज 28 चल रहा है मेरा, ये पूरा खत्म होता है फिर दीदी आप ले लीजिए आगे का अगला टॉपिक, दो सच्चे और राष्ट्र सेवक मित्र से। गांधी जी की मृत्यु होने पर सरदार पटेल को इतना मानसिक धक्का लगा कि उनकी स्वाभाविक हंसी बिल्कुल गायब हो गई और 20 दिन के भीतर ही उनको हृदय रोग हो गया। यह देखकर उनकी पुत्री मणिबेन को महादेव भाई की डायरी के ये शब्द याद आने लगे कि सरदार ने गांधी जी से कहा था कि आपके स्वर्गवास के पश्चात मेरी भी जीने की इच्छा नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम दोनों की मृत्यु साथ साथ हो। तो ये उनके उद्गार थे। आगे दो सच्चे और राष्ट्र सेवक मित्र, दीदी पढ़ लीजिए। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं लेती हूँ आगे। बहुत ही सुंदर अभी हमने जाना यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो पूरे इसके सेनापति थे, उनका यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। दो सच्चे और राष्ट्र सेवक मित्र। नेहरू जी और सरदार पटेल के मतभेद की यह कहानी बड़ी दिलचस्प और साथ ही शिक्षाप्रद भी है। इसका विश्लेषण करने से हम जान सकते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्त कर्मयोग का जो उपदेश दिया था उसका पालन किस प्रकार किया जाता है। वास्तव में नेहरू जी और पटेल साहब दोनों ही इतने महान व्यक्ति थे कि देश का शासन संचालन करना उनके लिए कठिन न था, पर दोनों में एक एक गुण की प्रमुखता थी जिसे देखकर महामानव गांधी जी ने नेहरू जी को अंतर्राष्ट्रीय और पटेल जी को राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिक उपयुक्त समझा। सरदार पटेल नेहरू जी से 14 वर्ष बड़े थे और राष्ट्रीय संग्राम में उनकी सेवाएं भी कम न थी, पर गांधी जी के भाव को समझकर उन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री और स्वयं उप प्रधानमंत्री रहना स्वीकार किया। इन दोनों का यह सहयोग भारतीय इतिहास में ही नहीं संसार के इतिहास में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यदि हम चाहे तो इसकी तुलना गीता के धनुर्धर अर्जुन और सारथी कृष्ण से भी कर सकते हैं। तभी इसका जिक्र करते हुए भारतीय कांग्रेस के इतिहास लेखक तथा सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर बताई कि दो सच्चे और राष्ट्र सेवक मित्र दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों के मन में एक बार बीच में मतभेद था दोनों के विचारों में, लेकिन जब गांधी जी की मृत्यु होती है उसके बाद जो देश को संभालने की बात आती है तो दोनों ने कृष्ण और अर्जुन की भूमिका निभाते हुए इस हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम की जो सेना थी पूरी उनको संभाला। देश को संभालते हुए इन्होंने एक साथ एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य किया। यहाँ पर सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था, इस बात पर प्रायः आश्चर्य प्रकट किया जाता है कि यदि हम इन दो विरोधियों का सहयोग इतना सुखदायक, इतना उपयुक्त और इतना एकाकार न होता तो दिल्ली की केंद्रीय सरकार की कैसी दशा होती। यदि दो मित्र एक दूसरे की बात को हमेशा काटते रहे तो उनका सहयोग आदर्श नहीं हो सकता। यदि दो साथी एक दूसरे के ऊपर सदा आक्रमण करते रहे तो वे कोई उन्नति नहीं कर सकते हैं।
और ना कोई निर्णय कर सकते हैं। पर हमारे यह दोनों नेता बिल्कुल भिन्न प्रकार के हैं, अतः हमको उनकी पृथक पृथक विशेषताओं को समझना चाहिए, जिसके कारण वे एक दूसरे को उपयोगी सहयोग देते रहे। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर आती है कि किस तरह से दोनों ने एक दूसरे को सहयोग देते हुए जो कार्य किया है, राष्ट्र के लिए अपना समर्पण किया है, वह जो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने एक होकर जो देश के लिए त्याग समर्पण किया, तो ये उनका देश के लिए बहुत ही बड़ा, उनके इतिहास में यानी भारतीय इतिहास में ये अर्जुन और सारथी की भूमिका, कृष्ण की भूमिका में ये प्रसिद्ध हो गए। यह कहना ही तो अतिशयोक्ति होगी कि सरदार पटेल और नेहरू जी का दृष्टिकोण एक था, किंतु वे विभिन्नता में भी एकता के अद्भुत उदाहरण थे। एक हाथ की कोई भी दो उंगलियां एक जैसी नहीं होती। एक माता पिता की संतान, कोई दो भाई एक जैसे ना तो सोचते हैं, ना अनुभव करते और ना कार्य करते हैं। एक दूसरे से मतभेद रखना और भिन्न भिन्न मार्ग पर चलना स्वाभाविक है। हमारे इन दोनों नेताओं के मतभेद केवल अपनी अपनी प्रकृति के कारण ही नहीं थे, वरन भारत सरकार में अपने अपने विभागों के कारण भी थे। गृह मंत्री को आंतरिक सुरक्षा तथा शांति की उच्चतम भावना को बनाए रखना पड़ता है, जबकि प्रधानमंत्री को किसी विशेष मामले या स्वीकृति नीति के संबंध में विदेशों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना पड़ता है। पर हमारे पूज्य सरदार और प्यारे नेहरू दोनों ने ही सहयोग कला में अपनी उच्च योग्यता का परिचय दिया। कितनी बड़ी बात थी कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को, चूंकि वो उम्र में भी बड़े थे और परंतु उन्होंने अपना मुख्य प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया और नेहरू जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया और वे उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। और दोनों का कर्तव्य, दोनों अपने अपने कर्तव्य में बहुत ही माहिर थे। दोनों ने देश के लिए कार्य किया, ना कि स्वार्थ के लिए। तो जिस तरह से देश को जिस चीज की जरूरत थी, दोनों ने सहयोग करके एक दूसरे को, देश को उच्च स्थान पर पहुंचा दिया। इन दोनों महान नेताओं का सहयोग व्यवहारिक रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ, या कांग्रेस के एक उच्च कार्यकर्ता तथा सभी नेताओं से संपर्क रखने वाले श्री हरिभाऊ उपाध्याय के इस लेखांश से विदित हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार के मिजाज में बहुत अंतर था, यही तक कि उन दोनों की कार्यप्रणाली भी एक दूसरे से भिन्न प्रकार की थी। किंतु भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात सरदार नेहरू जी को अपना नेता मानने लगे थे। इसके बदले नेहरू जी सरदार को परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष मानते थे। दोनों के मतभेद के विषय में प्राय अफवाहें फैल जाती थी और विभेदात्मक नीति वाले अत्यंत प्रसन्न होकर उनमें फूट पड़ जाने की आशा करने लगते थे। किंतु सरदार ने कभी पानी को सिर से ऊपर नहीं निकलने दिया। यदि कोई उन दोनों में से किसी की भी नीति पर आक्रमण करता तो उक्त आलोचकों को वह दोनों फटकार देते। वे दोनों एक दूसरे के कवच थे। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने जिसे सरदार का विश्वस्त समझा जाता था, बतलाया कि सरदार ने मुझसे अपनी मृत्युशैया पर गुप्त रीति से कहा था कि हमको नेहरू जी की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि मेरी मृत्यु से उनको बहुत दुख होगा। कितनी सुंदर बात, कितनी आत्मीयता और कितना विचारों के मतभेद के बाद भी दोनों की रीति नीति थी, वो दोनों का जो समर्पण था वो देश के लिए ही था। और अपनी जो कहते हैं ना कि बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं, और लोगों को बहुत आनंद आता है जब कभी कोई इस तरह से कार्य करता है तो लोग उसमें फूट डालने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ने ही एक ही रीति नीति पर काम करके उन्होंने कभी भी देश के लिए कोई गलत बात नहीं होने दी। इसी प्रकार की घटना नेहरू जी की भी है। सरदार पटेल अपने व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध थे और एक दिन नेहरू जी भी उनके व्यंग्य के शिकार हो गए। उस समय उपस्थित एक मित्र ने इसका जिक्र नेहरू जी से कर दिया तो नेहरू जी ने उत्तर दिया, इसमें क्या बात है, आखिर एक बुजुर्ग के रूप में उनको हमारी हंसी उड़ाने का पूर्ण अधिकार है, वे हमारी चौकसी करने वाले हैं। नेहरू जी के उत्तर से लाजवाब होकर वे सज्जन शीघ्र वहां से चले गए। तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, ये हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ पा रहे हैं।
भारतीय राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन दोनों महापुरुषों की महिमा इतनी अधिक है कि बहुत वर्ष बीत जाने पर भी लोग उनका स्मरण करते रहेंगे। आज भी किसी राष्ट्रीय संकट के समय जनता सरदार पटेल की याद करती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के गंभीर हो जाने पर लोग नेहरू जी को याद करते रहते हैं। वर्तमान समय के खाने कमाने वाले नेताओं से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनको राजनीतिक नेता के बजाय राजनीतिक तपस्वी कहना अधिक उचित होगा। उन्होंने देश के लिए कितना त्याग और कष्ट सहन किया, इसे सब कोई जानते हैं। उनका बड़े से बड़ा विरोधी यह नहीं कह सका कि उन्होंने इन कार्यों के किसी प्रकार का निजी लाभ उठाया। यदि अन्य व्यक्तियों की तरह ये भी अपना धंधा करते रहते तो सहज में घनी मानी बनकर खूब आराम का जीवन बिता सकते थे, पर इसके बजाय उन्होंने दिन रात कठिन परिश्रम करके बदले में जेल का जीवन व्यतीत किया और जानबूझकर हर तरह की हानि उठाई। प्रत्येक नेता कहे जाने वाले को इस कसौटी पर किसी हद तक खरा उतरना ही चाहिए। सही बात है कि जो भी नेता होते हैं, जो भी जिस क्षेत्र में भी जो उतरता है, उसकी ईमानदारी और उसका जो समर्पण होता है देश के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। सत्य मार्ग भी सत्य का होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का हमने फिर देखा कि बहुत सुंदर बात यहाँ पर जो कही गई कि राजनेता के बजाय राजनीतिक तपस्वी कहना उचित होगा, तो निश्चित ही उनके दोनों का त्याग, दोनों की सहन शक्ति, दोनों का समर्पण हमारे देश के लिए बहुत ही सर्वोपरि रहा। सरदार पटेल राष्ट्रभक्त होने के साथ ही भारतीय संस्कृति के भी महान पृष्ठपोषक थे। वे सदा अत्यंत सादी देशी ढंग की वेशभूषा में रहते थे और घर का वातावरण प्राचीन ढंग का ही रखते थे। भारत का बंटवारा हो जाने के पश्चात नवंबर 1947 में जब वे सौराष्ट्र का दौरा करने गए तो आरंभिक मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए सोमनाथ के मंदिर को भी देखा। उसकी दुर्दशा देखकर उनको हार्दिक कष्ट हुआ और उसी समय उनके पुनः निर्माण का संकल्प कर लिया। सरदार की अपील पर बहुत थोड़े समय में ही देश के बुक में है दीदी, आगे इसमें है नहीं है। जी दीदी, मैं ले लेती हूँ इसको, थोड़ा सा एक पेज है बस। देश के सभी भागों से एक बड़ी धनराशि इकट्ठी हो गई और सौराष्ट्र के राज प्रमुख जाम साहब की अध्यक्षता में ट्रस्टियों का एक बोर्ड मंदिर के निर्माण कार्य को देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया गया। कहना ना होगा कि मंदिर पुनः भारत के गौरव के अनुरूप तैयार हो गया, जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठा के महोत्सव में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी भाग लिया। तो यहाँ पर उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रभक्त तो थे ही, परंतु भारतीय संस्कृति के भी पोषक थे। वो बहुत सादगी से रहते थे और जब उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को देखा था, क्योंकि मुसलमानों ने उनको तोड़ दिया था, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ था और उन्होंने संकल्प लिया था कि इसका पुनर्निर्माण करवाएंगे। और फिर उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की और सौराष्ट्र के राज प्रमुख जाम साहब की अध्यक्षता में जो है बोर्ड, ट्रस्टियों का बोर्ड बनाया और मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी भाग लिया था। सन 1948 में जब सरदार एक भारतीय युद्धपोत में बैठकर गोवा के पास होकर गुजर रहे थे, तो जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि हमारे सामने अभी गोवा पर अधिकार कर लो। जब कमांडर ने इस संबंध में कानूनी कठिनाई बतलाई तो कहा, खैर अभी रहने दो, ऐसा करने से जवाहरलाल इस पर ऐतराज करेंगे। इस प्रकार सरदार पटेल का प्रत्येक जीवन प्रत्येक मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित करता है। वह यह कि मनुष्य को केवल कमाने खाने की जिंदगी ही व्यतीत नहीं करना चाहिए, वरन देश और समाज की रक्षा का प्रश्न उपस्थित होने पर निजी स्वार्थ को त्याग कर उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि देश और समाज का पतन हो गया तो हमारी व्यक्तिगत उन्नति भी बेकार हो जाती है। इसीलिए जो कोई अपने मानव जन्म को सार्थक करना चाहता है, उसको अवश्य ही अपनी शक्ति और साधनों का एक अंश समाज सेवा के निमित्त लगाना चाहिए। जो इसकी उपेक्षा करता है वह एक प्रकार से बेईमानी करता है। हमारा समाज निर्वाह समाज के आश्रय से ही संभव होता है। यदि हम समाज सेवा के कर्तव्य को पूरा करते तो इसका अर्थ ये है
कि हम जीवन के अंत तक समाज के ऋणी बने रहते हैं। यदि हम समाज सेवा के कर्तव्य को पूरा नहीं करते तो इसका अर्थ ये है कि हम जीवन के अंत तक समाज के ऋणी बने रहते हैं और इसका कुपरिणाम हमको आगामी जन्म में सहन करना पड़ता है। इसीलिए हमको अपने ही युग के महापुरुषों से, जिनमें सरदार पटेल का प्रमुख स्थान है, प्रेरणा लेकर देशभक्ति और समाज सेवा के मार्ग पर चलना ही चाहिए। अंत में गुरुदेव जो स्पष्ट कर रहे हैं कि सरदार पटेल के जीवन से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका जीवन एक आदर्श उपस्थित कर रहा है और सिर्फ खाने कमाने वाली जिंदगी नहीं बिताना चाहिए। हमें अपने देश और समाज के लिए जो है वो उसकी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम समाज का अंग हैं। यदि हमारा समाज जो है वो पतन की ओर चला जाता है तो फिर हम कितना ही व्यक्तिगत उन्नति कर लें, पर उससे क्या लाभ होगा? रहना तो हमें इसी समाज में है ना। तो सबसे पहले हमें समाज में भी सेवा के लिए भी अपना अंश लगाना चाहिए। ये बात यहाँ गुरुदेव ने स्पष्ट की। और महापुरुष तो जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब से प्रेरणा लेते हैं, पर सरदार पटेल का इसमें प्रमुख स्थान है, ये गुरुदेव ने यहाँ पर स्पष्ट किया। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आगे दीदी समरी लेंगी क्या? साथी दीदी समरी लेंगी क्या? हाँ दीदी, इसको थोड़ा सा बस टॉपिक नहीं हो रहा था दीदी। नहीं दीदी ठीक है, मैं थोड़ा सा बस बहुत अच्छा सा अपन ने पढ़ा कि भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल जी के बारे में हमने जाना और उनका मेन जो गुरुदेव इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया ना, वो 15 मिनट की जो समरी बन के तैयार हुई है उसको आप लोग सुनना, तो उससे आप लोगों को बहुत एकदम बिल्कुल जैसे कहानी नहीं सुनाते, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और मैं लिंक भी आप लोगों को व्हाट्सएप ही कर दूंगी। यूट्यूब पर आप लोग वेबसाइट का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, उसमें अपलोड कर दिए, आज की लेटेस्ट है वो। बेल आइकन दबाना, वो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखेंगे ना तो नोटिफिकेशन मिल जाता है, उससे तुरंत पता चल जाएगी ये फाइल आई है। तो उसमें उन दो लोग बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा समझा रहे हैं। मेन बात ये समझ में आती है कि किस तरह से ये तपस्वी राजनीतिज्ञ थे। तो इनमें हमने जो उनका बेसिक बचपन का जो उनको फोड़ा हो जाता है, वो फोड़े को खुद से फोड़ लेते हैं, ये सारी कहानी पर भी बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरह से ये और अपने बड़े भाई को आगे चले जाने देते हैं, आगे की पढ़ाई करने के। बहुत अच्छे लॉयर रहे उन्होंने, किस तरीके से चूंकि लोग किसान लोग बेचारे नहीं अपना मुकदमा लड़ पाते थे तो उन्होंने ये उनके मुकदमे लड़े। ये सारी बातें हम लोगों ने उनके जानी कि कितना मतलब उनका हृदय हम लोगों की ना गुरुदेव। जैसे ये जो वेब स्वाध्याय का एक प्रोटोकॉल जो बन के तैयार हुआ, आज मैं सन 2013 की रिकॉर्डिंग सुन रही थी वेब स्वाध्याय की, जिसमें साधना पारे दीदी, पापा जी और मैं, हम लोग तीन पट आगे बढ़ा के सुन रही थी। 1 अप्रैल सन 2013 को गृहस्थ तपोवन नाम का वाङ्मय शुरू किया था 2013 में, और दीदी बता रही हैं कि अभी 3 वाङ्मय हमने 20, 21, 22 पढ़े। तो इतना पुराना ऑडियो में सुन रही थी, और तब उसमें लेक्चर मोड वगैरह पता नहीं ऐसी कोई व्यवस्था थी कि नहीं थी, मुझे याद नहीं है कौन से किस्से हम लोग करते थे, पर आवाज भी डिस्टर्बेंसेस भी हो रहे हैं, पर अच्छा लग रहा था वो सुन करके। तो कहना क्या चाह रही हूँ, बताना क्या चाह रही हूँ कि कैसे भावनात्मक स्तर पर गुरुदेव हमारा पोषण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बेटा ये सब तुम्हारे पूर्वज थे, जिन्होंने, आप लोग कोई भी इसको कहानी की तरह किसी और हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ रहे दीदी। मैं सभी से कहना चाहूंगी, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। हम अपने पूर्वजों की कहानी, उनके जीवन के दर्शन को समझ रहे, जीवन दर्शन जान रहे हैं। तो लौह पुरुष, और गुरुदेव ने इनको कितनी बड़ी उपाधि दी है, भारत माता के निर्भय सेनानी और तपस्वी राजनीति। ये अपन लोगों को समझ में आए और किस तरह से देश को पूरा उन्होंने एक करा, ये हम लोगों ने जाना। आप लोगों को क्या टच किया, कौन सी बात उनकी ऐसी लगी? मुझे तो वाकई बहुत बड़ी बात लगती है। मतलब अपना सपना, मतलब हम अपने आप को बहुत सामान्य इंसान समझते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके जैसे लोग जो कि किसान थे,
क्या क्या एक्सपोजर रहा होगा। लेकिन कितने बड़े बड़े काम के, इतने बड़े राष्ट्र का एकीकरण करना, संघबद्ध करना इतनी बड़ी बात रही होगी। और खुद कैसे इनको, मतलब वही है कि परमात्मा सत्ता ही कराती है मुझे लगता है। और अभी कहाँ मैं पढ़ रही थी कि हम सब उस सत्ता की, परमात्मा की कठपुतली हैं। किसमें तो भी आया था शायद, हाँ, वंदनीय माता जी का कल अपन पढ़ रहे थे, अखंड ज्योति पत्रिका। जी हाँ, अखंड ज्योति। कैसे उसको डब्बी में बंद करके रख देते हैं तो कठपुतली कहाँ कुछ शोक करती है। तो हो सकता है हम सब हमारा समर्पण बढ़ाते चले जाएं और जो गुरु सत्ता हमसे कराना चाहती है करा सके। बस बड़े काम करने हैं, अपने आप को तो बनाना ही है, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने किया उस धरोहर को हमें जन जन तक पहुंचाना है। अगर कोई भी ये काम कर सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो पुस्तक है, और वहां वो जो स्थान है जहां पर सरकार ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा खड़ी करी है, उस जगह कौन गया है वहां, मुझे कोई बताए। वहां क्या उनकी जीवनी लिखी हुई है? और अगर लिखी हुई है तो उसका क्या स्टैंडर्ड है? क्या हम सरकार तक परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित यह पुस्तक, ये जो हमारे पास में है, जिसको हमने पढ़ा है, क्या हम उसे वहां रखवा सकते हैं? वहां लोगों के पास पहुंचे कि एक दृष्टिकोण, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें आ रही है ना अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में आ रही, मतलब हम सबके दिमाग में आ रही है ये बात। गुरुदेव डाल रहे हैं कि हमें ये जो आर्टिकल हमारे पास है, क्या हम इसको गुरुदेव के द्वारा ये 32 पन्ने की पुस्तक को वहां पर रखवा सकते हैं? झांसी की रानी वाले दीदी आप लोग देखो, वो जो कुछ भी आज सरकार कर रही है झांसी की रानी, क्या हम गुरुदेव की झांसी की रानी की पुस्तक रखवा सकते हैं? क्या हम जितनी भी पुस्तकें, मैंने अभी आज ब्रिजेश जी भाई साहब और हम लोग बैठ करके बातें कर रहे थे कि जितने भी ये निकले बने हैं, भैया ने मुझसे कहा दीदी आप मुझे टेक्स्ट फाइल दे दीजिए और मैं इनकी ये सारा करवाता हूँ, बनवाता हूँ, मतलब जो भी एक टीम तैयार हो रही है। तो आप लोग देखिए, कोई गया हो अगर गुजरात में इस जगह पर, क्या हो सकता है। हमें गुरुदेव के महापुरुषों वाले साहित्य को उन स्थानों पे कम से कम सरकार जो काम कर रही है उसमें हमारा एक पारिवारिक सहयोग पहुंचे, ये देखिए। और अभी मैंने भैया को ईमेल तो लिखा है, अभी जवाब तो नहीं आया, हम क्या कर सकते हैं, किसी ने चैट पे कुछ लिखा हो, कोई क्वेश्चन टच किया हो। दीदी आगे का क्रम आप लोग देख लीजिए। दीदी जो गुजराती है ना, ये गुजरात में रहते हैं, नंदूबेन, ये इन लोगों ने देखा होगा स्टेचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के वहां पर, ये सरोवर क्वेश्चन टच तो किया है, देख लेते हैं ना दीदी क्या कह रही है। और दीदी आज उनकी पुण्यतिथि सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मतलब सभी को प्रणाम। तो नडियाद हमारे यहाँ अहमदाबाद से नजदीक ही है। नडियाद से ही छोटा सा गांव था, करमसद गांव है, करमसद, वहाँ का वो उनका जन्म स्थल है। तो नडियाद तो हम गए लेकिन करमसद हम नहीं गए। तो बहुत छोटी थी मैं, पढ़ती थी तभी, स्कूल से में हम गए थे नडियाद घूमने फिरने के लिए पिकनिक पर। तो वो तो है, लेकिन सरदार जी का तो कोई वहाँ तो नहीं। लेकिन ये स्टेच्यू बना है सरदार सरोवर पर, तो बहुत बड़ा है, नर्मदा की वो बना है यहाँ बांध, वहाँ स्टेच्यू है बड़ा सा। और जगह जगह पर अहमदाबाद में तो स्टेच्यू है ही है सरदार जी का, तो वो तो है। लेकिन वहाँ तो हम नडियाद तो नहीं जा सकते अभी तो करमसद गांव में उसका जन्म हुआ था। दीदी स्टेचू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहे हैं, जहाँ स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनी है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो तो सरदार सरोवर है ने, सरदार सरोवर। हाँ। जो नर्मदा के ऊपर बना है उसी के पास है, उसी के पास में ही है वहाँ एक बड़ा। मैं तो गई नहीं अभी, लेकिन मोदी जी ने बनाया है, सभी जाते हैं वहाँ। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। और लोग क्या बोल रहे हैं? एल दीदी आप बोलिए, एल कुमारी जी।
आवाज नहीं आ रही दीदी, आगे दीदी। जय गुरुदेव दीदी। हाँ प्रणाम। आज जो बात थी नंदूबेन ने, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो बहुत बड़ा बनवाया है और सब लोग यहाँ से देखने जाते हैं, 2 दिन रुकते भी हैं। वो होटल, वो सब रहने की व्यवस्था भी है। और जो शाम को वक्त उसकी वो भी झलक देखने लायक होती है, तो सब लोग रात भी रुकते हैं। बहुत अच्छा है, सब लोग देखने जाते हैं। और जो आखा उसका इतना लंबा उसका स्टैच्यू बनवाया है, तो वो इतनी हाइट तो कितनी मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ज्यादा है। तो आखा जो उसका पग और पैर वो आखा ऐसे बनाया है, तो बहुत देखने लायक है, बहुत अच्छा है। सब लोग जाते हैं। हम एक बार गए थे, पर लेकिन ये बहुत काम करता था। रीता बेन, वो तो सबको पता है कि इतनी बड़ी बनी है और ये सब बात है, लेकिन वहां के किसी व्यक्ति को या कोई जा रहा हो और वहां पर साहित्य है कि नहीं, ये साहित्य वहां हम पहुंचा कैसे सकते हैं, वहां स्टॉल वगैरह लगते हैं, वहां के लोकल लोगों से किसी का कांटेक्ट हो तो वो पता करना, ठीक है। अपने को काम क्या करना ये समझो, ठीक है। अच्छा हाँ, वो तो अब कोई जाए तो देख, तो वो करे तो ख्याल आए कि भाई वो है या नहीं, और तो हम पहुंचाने का कुछ करे। सब लोग देखने जाते हैं, तो एक दिन ऐसा करे। हाँ, तो गुरुदेव की जैसे पुस्तक वहां पर रहेगी, वहां कोई स्टॉल हो, वहां पे अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली पुस्तक रखवा दें, तो जैसे लोगों को मिलने लगे वहां से कि इनकी जीवनी भी जानने लगेंगे लोग। सही है। हाँ ठीक है, वहाँ तो नहीं। ठीक है दीदी, वहां पर कितना क्या है वो तो मैं पता करूंगी अभी, और देखेंगे और भी कोई लोग जाएगा तो देखना, अपन लोगों में से कोई लोग कभी घूमने जाए तो कॉन्शियस रहना। हाँ विभा दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम दीदी। बहुत सारी प्रेरणाएं इसमें मिल रही हैं और वर्तमान स्थिति जो हम देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, इससे तो बिल्कुल 180 डिग्री पर हैं। पहले कितनी राष्ट्र भक्ति होती थी नेताओं में भी, ये तो चीजें दोनों नेताओं की जो बात हमने पढ़ी है, ये तो विभाजन के बाद की बात है। जो उन्होंने पहले जो संघर्ष किया वो तो अलग है, लेकिन विभाजन के बाद की चीजें जो सामने आ रही हैं, मैं थोड़ा ही सुन पाई थी उसमें। जो एक अभी ये लास्ट पेज पे हमने जो पढ़ा है कि उन्होंने अपने घर में, सरदार जी ने 2-3 चीजें समझ में आई जो अच्छी लगी। एक तो ये है कि उन्होंने अपना पुराने ही तरीके से वो अपने घर में रहे, ऐसा नहीं कि ठाट बाट कर लिया है। वर्तमान नेताओं से तुलना की है कि वर्तमान नेता जैसे खाने पीने में उसमें रहते हैं, यदि वो ऐसे होते तो वो बहुत बड़े धनवानी बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं। कोई भी उस समय का ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ऐसा किया है। तो उन्होंने तो दिन रात कठिन परिश्रम किया, देश के लिए किया, और फिर भी जेलों में रहे। आज क्या है, यदि कोई ये कहे हम लोग इतनी मेहनत की है और फिर भी हमें जेलों में डाल दिया या ना, ये जो स्थिति है ये हमें सीखने की है कि हमारे भीतर राष्ट्रभक्ति कितनी है और होनी चाहिए और कितनी है अभी। ये चीज यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जितना भी सुना उसका सार आपको पकड़ में आ गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको दीदी। अपना समय हो चुका है तो हम लोग समापन की तरफ बढ़ेंगे दीदी। जी दीदी अब समाप्त करते हैं, और कोई विचार देने के लिए रमना दीदी ने क्वेश्चन टच किया है। दीदी कुछ खास विशेष बात हो तो बताइए, नहीं तब समापन करते हैं। दीदी कुछ बोलना है दीदी आपको? गलती से टच हो दीदी। रीता दीदी अभी अपन समाप्त करते हैं। आप लोग जी दीदी। नहीं दीदी, दीदी बहुत अच्छी बात। YouTube पे देखेंगे तो आप लोग सुनिएगा उसको जरूर से। जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। रंजना दीदी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। दीदी नहीं दीदी, इंदिरा दी से बोला था तो ले लीजिए आहुतियों का क्रम। हाँ इंदिरा दीदी आगे आहुति का क्रम ले लीजिए। मैं ये कह रही थी कि मुझे सबसे अच्छी बात, कार्य तो दोनों के थे ही और देश के लिए ही उन्होंने अपना समर्पण किया, अपने जीवन की आहुति दी। बट बाद में जो महात्मा गांधी के बाद जो दोनों ने देश को संभाला, नेहरू जी ने
और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आत्मीयता के साथ और सहयोग सहकार के साथ जो देश के लिए काम किया, दोनों ने विचारों का मतभेद होते हुए भी एक दूसरे के रक्षा कवच बने, ये बात बहुत कम देखने मिलती है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहला गुण मुझे लगा कि हमारे अंदर यही आना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात थी जी। इंदिरा दीदी आगे ले। जी दीदी, आदरणीय स्वाति दीदी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि हम लोगों ने आज अपने बुधवार के सेशन में इतने सुंदर रूप से आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना, जिनको कि लौह पुरुष के बारे में जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने कम से कम 550 से भी अधिक अपनी जो भी हमारी छोटी छोटी रियासतें थी उन सब का एकीकरण करा, और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, समझदारी और अपने साहस के बलबूते उन्होंने देश का जो प्रथम गृह मंत्री का उन्होंने अपना भार भी संभाला। और सबसे बड़ी बात, ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि उनका नेहरू जी के साथ जो समन्वय था, दोनों के विचार पद्धति अलग थी, पर उसके पश्चात भी दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे करके उन्होंने जो देश को चलाया, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि उस समय जबकि गांधी जी तो इतने शांत प्रिय थे, और ये हमारे जो वल्लभ भाई पटेल थे, ये थोड़ा इनके विचार उच्च थे और चाहते भी थे कि देश को तुरंत स्वतंत्रता मिले। तो उस आधार पे उन्होंने गांधी जी का भी पूरा सम्मान किया और अपने विचारों को भी प्रजा के सामने रखा, उस समय की जनता के सामने रखा, ताकि उनका साहस न डगमगाए। तो बहुत सुंदर दीदी, आज सभी कुछ अपने गुरुदेव के माध्यम से हम लोगों ने, अपने स्वाध्याय के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना। तो आइए अपने उन्हीं के इन गुणों को आत्मसात करते हुए हम भी चाहें कि अपने देश के लिए, परमार्थ के लिए कुछ न कुछ करें। इन्हीं भावों के साथ आहुतियों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। आहुतियों के लिए क्वेश्चन टच कर लें हमारे परिजन। तब तक हमारे साथ है विभा दीदी। जी दीदी, आप गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ कीजिएगा। जय गुरुदेव। आज का स्वाध्याय समझ में आया और बहुत सारी चीजें इसमें अपनाने वाली भी हैं। अपने विचार क्रांति के संदर्भ में हमें जो गुरुदेव का दृष्टिकोण है उसमें समझनी है और करनी है। तो आइए आज के स्वाध्याय को समझने के लिए सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ गायत्री मंत्र की आहुति समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। जन्मदिन पर मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए और अस्वस्थ परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति प्रदान करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। जय गुरुदेव। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। यह आहुति आत्माओं की शांति के लिए दी जा रही है। ओम शन्नो मित्र शं वरुण
शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवङ्गतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम ॐ शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवतरिमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवङ्गतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम ॐ शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवतरिमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवङ्गतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् आहुति ॐ पृथिवे स्वाहा स्वाहा ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा स्वाहा ॐ सूर्याय स्वाहा स्वाहा ॐ चन्द्राय स्वाहा स्वाहा ॐ नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ अदभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं न मम। पूर्णाहुति ये पुस्तक यहाँ पूर्ण हुई। आइए हम इसकी पूर्णाहुति लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं मयि पूर्णगुं स्वाहा। शांति पाठ दीदी आप जी। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो, प्रभु की अनुकंपा सभी पे बरसे। इन्हीं भावों के साथ शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षिग्वं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वादिषु शांतिर्भवतु। हवाई देवताओं को पुनः आने के लिए भाव भरी विदाई करते हुए भावना करेंगे कि देव अनुग्रह सभी पे बना रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम् पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम।